वेलकम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हमेशा की तरह अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखो, हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यानी प्रकाशिक समाव्यवता के बारे में बात कर रहे थे। आपको मालूम है कि प्रकाशिक समावयवी त्रिविम समावयवी ही होते हैं और त्रिविम समावयवियों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी अणु सूत्र और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यानी संरचना सूत्र हमेशा ही सेम होते हैं। तो फिर ऑप्टिकल आइसोमर में अंतर क्या होता है? तो ऑप्टिकल आइसोमर में अंतर होता है समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमाने की दिशा में, यानी पीपीएल के प्लेन को रोटेट करने के डायरेक्शन में अंतर होता है। एक ऑप्टिकल आइसोमर यदि पीपीएल के प्लेन को क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो दूसरा उसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। और आप ये तो जानते ही हैं कि पीपीएल क्या होता है, समतल ध्रुवित प्रकाश होता है। इस पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। शॉर्ट में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखो, जो साधारण प्रकाश स्रोत होते हैं ना, उनसे जो लाइट निकलती है वो साधारण लाइट होती है। अच्छा, लाइट क्या होती है? लाइट होती तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही है ना, और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो वेक्टर्स होते हैं उनका ऑसिलेशन सभी डायरेक्शन में होता है, ठीक है। इसलिए ये एक सिंपल लाइट होती है। लेकिन जब इस सिंपल लाइट को आप किसी निकोल प्रिज्म से होकर पास करते हैं तो ये पीपीएल में कन्वर्ट हो जाती है। पीपीएल वाली लाइट की विशेषता ये है कि इसमें वेक्टर का ऑसिलेशन केवल एक ही प्लेन में होगा, इसी प्लेन में होगा, जबकि इसमें वेक्टर का ऑसिलेशन सभी प्लेन में या सभी डायरेक्शन में आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब इस पीपीएल को, ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है, इसको हम किसी कंपाउंड के सॉल्यूशन में से पास करते हैं। तो मान लो ये एक ट्यूब है और इस ट्यूब के अंदर मैंने कोई भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जिसकी भी मुझे ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी है उस कंपाउंड का मैंने सॉल्यूशन रख दिया है। तो ये सॉल्यूशन है किसी कंपाउंड का, ऑफ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड का। मुझे चेक करना है कि ये ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है, ठीक। तो देखो, अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो डेफिनेटली ये पीपीएल को रोटेट करेगा, और अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है तो ये पीपीएल को रोटेट करने वाला नहीं है। तो जरा ध्यान दें, सपोज दैट पीपीएल का प्लेन ये है, जैसे ही यहाँ से पास हो और ये ऐसे कैसे ही निकल जाए, यानी इसमें आपको कोई रोटेशन दिखाई ना दे, तो आप क्या कहेंगे बताएं जरा मुझे। आप यही कहेंगे ना कि इस कंपाउंड ने इस पीपीएल के प्लेन को रोटेट नहीं किया, यानी इस कंपाउंड के अंदर कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है। अगर होती तो ये इस प्लेन को दाएं बाएं कहीं भी रोटेट करता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आप कहेंगे कि भाई इस नली के अंदर जिस कंपाउंड का सॉल्यूशन है ना, वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि ये कंपाउंड पीपीएल के प्लेन को रोटेट कर देता। अगर ये प्लेन को रोटेट करता, ठीक है, तो फिर आप कहते कि भाई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, यानी प्रकाशिक सक्रिय है। और अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो फिर दो बातें हो जाती, या तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन करता या ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करता। अब देखो, पीपीएल का प्लेन ऐसे है, यानी जो लाइट आ रही है उसका प्लेन ऐसे है, ठीक है। अब मान लो ये कंपाउंड इसको हल्का सा ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट कर देता, ओरिजिनली ऐसे है, ऐसे रोटेट कर देता। तो जब ये पीपीएल जो है वो ऐसे रोटेट होता तो आपको ये ऐसे दिखाई देता। तो आप कहते कि भाई ये था एक्चुअल में इस तरह से रोटेट हो गया, इस तरह से हो गया कि नहीं हो गया। तो आप कहते कि भाई इसने तो क्लॉकवाइज रोटेशन किया है। कैसा रोटेशन किया है? क्लॉकवाइज, ठीक है। ये भी पॉसिबल था कि ये प्लेन इस तरह से रोटेट होता। अगर ये इस तरह से रोटेट होता तो ओरिजिनली तो ये है, ठीक है। रोटेशन की बात, अब वो ऐसे है ना ओरिजिनल, तो वो ऐसे रोटेट हो जाता, ऐसे रोटेट हो जाता तो ये आपको ऐसे दिखाई देता। तो आप कहते भाई यहाँ से ऐसे रोटेट हुआ है, ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होता। कैसा होता? एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो, या तो रोटेशन होगा नहीं, और अगर रोटेशन होगा तो फिर दो ऑप्शन होंगे, या तो क्लॉकवाइज रोटेशन होगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। अगर कंपाउंड क्लॉकवाइज रोटेशन करता है तो उसे हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक बोलते हैं। और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करता है
तो उसे हम लीवो रोटेटरी बोलते हैं। यानी कंपाउंड जो आपके सामने लाया जाए उसकी दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। एक तो ये कि हो सकता है वो ऑप्टिकली एक्टिव ही ना हो, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो, यानी पीपीएल को रोटेट ना करता हो, तो हम कहेंगे कि भाई इसके अंदर प्रकाशिक समाव्यवस्था नहीं आएगी, यानी आपको यहाँ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमर करते क्या है, पीपीएल को रोटेट करते हैं, ये तो रोटेट ही नहीं कर रहा, तो आप क्या कहेंगे कि आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यहाँ दिखाई देने वाली नहीं है। चलिए हाँ, या फिर हो सकता है कि वो पीपीएल को रोटेट करता हो। अगर वो पीपीएल को रोटेट करेगा तो आप क्या कहेंगे कि भाई ऑप्टिकली एक्टिव है, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को रोटेट कर देता है, यानी ऑप्टिकली कैसा है, एक्टिव है। अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो फिर दो पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। सपोज दैट वो क्लॉकवाइज रोटेट करता है, तो क्लॉकवाइज रोटेशन है तो फिर उस कंपाउंड को आप डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, या फिर कभी कभी स्मॉल डी से भी लिख देते हैं, या मॉडर्न केमिस्ट्री में इसको प्लस साइन से भी इंडिकेट करते हैं। ठीक, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करता है, कैसा रोटेशन करता है, एंटी क्लॉकवाइज, तो फिर आप उसे लीवो रोटेटरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लीवो रोटेटरी। शॉर्ट में आप उसे स्मॉल एन या माइनस साइन से भी इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक, यानी अगर क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ इस तरह से तो आप बोलने वाले हैं दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ इस तरह से तो आप बोलने वाले हैं वाम ध्रुवण घूर्णक। ठीक, अगर रोटेशन नहीं हुआ तो आप कंपाउंड को ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलेंगे, और अगर रोटेशन हुआ तो आप कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव बोलेंगे। ऑप्टिकली एक्टिव जो कंपाउंड होगा वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमर होने के लिए नेसेसरी और मस्ट कंडीशन क्या है कि भैया वो पीपीएल के प्लेन को रोटेट करना चाहिए। रोटेट कर रहा है तो ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा, और ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा तो वो या तो डी बनेगा या एल बनेगा। ठीक है, अब देखो ये सिंपल लाइट है। कैसी लाइट है, सिंपल लाइट। इस सिंपल लाइट में वेक्टर्स का ऑसिलेशन सभी डायरेक्शन में होता है, इसलिए नॉर्मली जो साधारण बल्ब से जो लाइट निकलती है वो सभी डायरेक्शन में ट्रांसमिट होती है। आप जैसे ही कमरे का स्विच ऑन करते हैं लाइट हर दिशा में फैल जाती है और चारों तरफ उजाला हो जाता है, तो वो एक सिंपल लाइट होती है। लेकिन जब इस लाइट को आप निकोल प्रिज्म से गुजारते हैं तो इस प्रिज्म के अंदर क्या है, बहुत ही फाइन स्लिट, एक महीन दरार या झिर्री सी होती है, और उस झिर्री से केवल वही वेक्टर पास हो पाते हैं जो उसके पैरेलल होते हैं। यानी मैं ऐसे कहना चाह रहा हूं कि आपने इस तरह की विंडोज देखी होंगी, ऐसी विंडोज होती हैं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताएं आप लोग, अगर कोई लकड़ी इस तरह से आए तो क्या वो इस विंडो से पास हो पाएगी? देखो जरा, नहीं हो पाएगी। ठीक, लेकिन अगर कोई लकड़ी ऐसे आए तो वो इस विंडो से पास हो जाएगी। हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? यानी केवल वही लकड़ी इस विंडो से, इन दरारों से पास हो पाएगी जो इनके पैरेलल होगी। अगर कोई इस तरह से आई तो वो पास नहीं हो पाएगी, ऐसे आई तो वो पास नहीं होगी, और किसी डायरेक्शन से आई तो भी वो पास नहीं होगी। वो पास तो केवल तभी होगी जब वो ऐसे पैरेलल आती हो। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर बहुत सारी लकड़ियों का झुंड रखा हुआ है इस तरह से ओरिएंटेड होकर के। ठीक है, अब इनमें से केवल वही पास होगी जो इस स्लिट के पैरेलल होगी। तो पैरेलल तो यही है, तो यहाँ से केवल यही एडजस्ट होगा इसके अंदर ऐसे, और यही पास होकर के बाहर निकलेगा ना। तो देखो इतने सारे जो हम लोग लकड़ी मान रहे हैं उनमें से फिल्टर होकर केवल यही बाहर निकली है, बाकी सब यही रह गई। एग्जैक्टली यही काम ये प्रिज्म करता है कि बहुत सारे वेक्टर्स आते हैं, उन वेक्टर्स में से केवल वही वेक्टर पास हो पाते हैं जो यहाँ इस प्रिज्म के अंदर बनी हुई स्लिट के पैरेलल होते हैं। तो डेफिनेटली सारे वेक्टर्स तो निकलने वाले हैं नहीं। इस तरह के वेक्टर्स अगर निकल गए तो फिर एक ही प्लेन में ऑसिलेशन होगा और उसे आप पीपीएल बोल देंगे। ठीक, इस पीपीएल को कोई कंपाउंड रोटेट कर देगा और कोई नहीं करेगा। जो नहीं करेगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, उसको आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर काउंट नहीं करोगे।
जो कर देगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा और उसे आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर काउंट करोगे। लेकिन खास बात यह है कि अगर रोटेशन हुआ तो या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज हुआ तो डी बोलना है, स्मॉल वाला डी, और एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो स्मॉल वाला एल, मतलब लीवो रोटेटरी वाम ध्रुवण घूर्णक बोलना है। ठीक है। अच्छा, जिस एंगल से ये रोटेशन होता है ना, उस एंगल को जैसे मैं थीटा कह दूं तो ये एंगल ऑफ रोटेशन है। इसे हम हिंदी में घूर्णन कोण भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? घूर्णन कोण। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि ऑप्टिकल आइसोमर दो तरह के होते हैं, एक डी होता है और दूसरा एल। डी क्लॉकवाइज रोटेट करता है और एल एंटी क्लॉकवाइज। खास बात यह है कि डी और एल फॉर्म का रोटेशन सेम होता है, यानी यहाँ जितने एंगल से ये क्लॉकवाइज घूमा है यहाँ भी उतने ही एंगल से एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। रोटेशन सेम है बट डायरेक्शन अलग होता है। और डी और एल फॉर्म में यही अंतर होता है कि डी अगर क्लॉकवाइज घुमाता है तो एल उसी एंगल से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, यानी रोटेशन का केवल डायरेक्शन अलग होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगी। अगर मान लो मैंने कोई आपको कंपाउंड दिया और मैंने कहा भाई ये ऑप्टिकल आइसोमर है, तो आप क्या, इस पूरे इक्विपमेंट को हम लोग पोलरीमीटर कहते हैं, हिंदी में हम लोग इसे ध्रुवण मापी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुवण मापी। तो मैंने आपको कोई कंपाउंड दिया और मैंने आपसे कहा कि भाई चेक करो ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, तो आप क्या करेंगे? झट से उसका सॉल्यूशन तैयार करेंगे, नली में भरेंगे और फिर पीपीएल को पास करेंगे। अगर आपको पीपीएल में रोटेशन नहीं दिखाई दे तो आप कह देंगे कि भाई ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और अगर रोटेशन दिखाई दे तो फिर आप कहेंगे ऑप्टिकली एक्टिव है। तो फिर डेफिनेटली ये भी नोटिस करोगे कि रोटेशन क्लॉकवाइज हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है तो आप उसे क्या बोल देंगे? डी, और एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या बोल देंगे? एल बोल देंगे। ठीक। अब मान लो आपको मैंने कंपाउंड दिया और उसने क्लॉकवाइज रोटेशन किया, तो आपने कहा कि भाई ये डी है। ठीक। तो डेफिनेटली उसका एक दूसरा फॉर्म भी होता है जो केवल रोटेशन में अंतर रखता होगा। यानी आपको जो मैंने कंपाउंड दिया है उसका रोटेशन क्लॉकवाइज और आपने कहा कि ये डी है, तो फिर डेफिनेटली आप ये बात भी ध्यान रख रहे हैं कि उसकी एक दूसरी फॉर्म भी होगी जो एल होगी और उसका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा, उसी एंगल से होगा। मैंने जो कंपाउंड दिया आपने उसका रोटेशन चेक किया और आपने कहा कि भाई उसका रोटेशन जो है 30 डिग्री से क्लॉकवाइज हो रहा है, तो आप उसे +30 लिख देंगे। यहाँ प्लस का मतलब ही यही है कि रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज है। तो डेफिनेटली इस कंपाउंड की दूसरी फॉर्म भी होगी जो इसका ऑप्टिकल आइसोमर कहलाएगी और उसका रोटेशन भी 30 डिग्री से ही होगा, लेकिन क्लॉकवाइज ना होकर एंटी क्लॉकवाइज होगा, इसलिए -30 होगा। तो अगर कोई कंपाउंड आपको रोटेशन करता दिखाई देता है तो आप ये बात मान लें कि उसकी दूसरी फॉर्म भी होगी। अगर उसका रोटेशन क्लॉकवाइज है तो दूसरी फॉर्म का रोटेशन जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा और वो दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर होंगे। ठीक है। अब देखो, खास बात यह है यहाँ जो सोचनी और समझनी है कि क्यों कोई कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, यानी ऐसा कंपाउंड के अंदर क्या होता है कि वो पीपीएल को रोटेट नहीं कर पाता, या फिर ऐसा क्या होता है कि वो पीपीएल को रोटेट कर देता है। यानी अब हमें सोचना और समझना यह है कि कोई कंपाउंड कब, किन सिचुएशन में तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है और किन सिचुएशन में वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। यानी वो कौन सी रिक्वायरमेंट है जिसको पूरा करते ही वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है और पूरा ना करते ही वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। हम लोग इसी को डिस्कस करने वाले हैं। दरअसल ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की जो पूरी कहानी है ना, ये स्टार्ट होती है लुई पास्चर से। ही वॉज फ्रेंच, वो एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे। तो बचपन में जब वो छोटे थे तो उनके पिताजी की केमिस्ट की शॉप हुआ करती थी, तो वो भी कभी कभी उस शॉप पर जाकर बैठ जाया करते थे। तो उस शॉप के सामने क्या है, लोहार की एक दुकान थी। तो कभी कभी क्या होता था, उस लोहार की दुकान पर कोई व्यक्ति जिसे कुत्ता वुत्ता काट गया है, उसको, उस व्यक्ति को उस दुकान पर लाया जाता था और फिर उसे गर्म सरिये या फिर रॉड जो होती हैं लोहे की, उनसे जो है उसको जलाया जाता था, उसकी स्किन को जलाया जाता था। जहाँ पर कुत्ता काटा है उस घाव को गरम लोहे की रॉड से क्या है जलाया जाता था। जला करके उस वायरस को ख़त्म करने की कोशिश की जाती थी, यानी उसका ट्रीटमेंट करने की कोशिश की जाती थी। जिसको भी कुत्ता काट गया है, गरम लोहे की छड़ उस घाव पर बार बार लगा लगा कर उसे जलाते थे। वो एक ट्रीटमेंट की एक टाइप थी, ऐसा मानना था कि उससे जो है वो रोगी जो है वो ठीक हो जाएगा। तो लुई पास्चर जो है वो उसको देखा करते थे। तो बड़ा पेनफुल सीन होता था क्योंकि वो चीखता था रोगी जो भी था जिसको भी कुत्ता काटा है। जाहिर सी बात है कि अगर आप गरम रॉड किसी को चुभोगे तो दर्द तो होगा ही। तो लुई पास्चर उस पेनफुल सीन को देखा करते थे। तो उन्होंने तभी उसी समय डिसाइड किया कि मैं बड़ा होकर कोई सरल टेक्निक निकालूंगा, कोई सरल तरीका निकालूंगा जिससे ना लोगों को इतनी परेशानी ना हो। अगर कुत्ता काट जाए तो कुछ ऐसा हो ताकि उनका आसानी से इलाज हो जाए।
तो बड़े होकर उन्होंने ये किया भी, उन्होंने एंटी रेबीज वैक्सीन बनाई जिसे कुत्ता काटने का इलाज होता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन्होंने उस एंटी रेबीज वैक्सीन के फॉर्मूले को पब्लिक किया, लोगों में फ्री में बांटा कि भाई इस तरह से वैक्सीन तैयार करो और लोगों का ट्रीटमेंट करो। उन्होंने कभी उससे पैसा नहीं कमाया, ये उनका बड़ा हृदय था। आप जानते हैं आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एंटी रेबीज वैक्सीन जो है वो फ्री ही मिलती है। हालांकि कई कंपनी आज भी इसका व्यापार करती हैं, पर लुई पास्चर ने कभी इसका व्यापार नहीं किया था। बाद में ये बड़े हुए, इनको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट हुआ और ये अमेरिका आ गए। वहाँ आकर इनको क्रिस्टल की स्टडी का शौक हुआ, तो ये क्रिस्टल की स्टडी करने लगे। एक एपरेटस होता है जिसे क्रिस्टेलोग्राफ बोलते हैं, उस क्रिस्टेलोग्राफ के अंदर बहुत ही मैग्नीफाइड लेंस वेंस लगे होते हैं, उनसे जो है क्रिस्टल को देखा जाता है। क्रिस्टल जो है वेरी टाइनी पार्टिकल, बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है। कभी कभी वो आपको नेक्ड या सिंपल आई से दिखाई भी नहीं देता, तो फिर मैग्नीफाइड लेंस लगाकर क्रिस्टल को देखा जाता है, उसकी स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश की जाती है, लेंथ एंगल वगैरह मेजर करते हैं। तो ऐसे ही वो क्रिस्टलोग्राफी में कुछ क्रिस्टलों को स्टडी कर रहे हैं। तो उन्होंने पोटेशियम टाइट्रेट के कुछ क्रिस्टल लिए और उनको भी वो जो है क्रिस्टलोग्राफी के अंदर स्टडी करने लगे। तो उन्होंने नोटिस किया कि पोटेशियम टाइट्रेट के दो तरह के क्रिस्टल हैं। जब उन्होंने दोनों क्रिस्टलों को बहुत गौर से देखा तो पाया कि दोनों दिखने में एक दूसरे की मिरर इमेज जैसे लगते हैं। यानी ऐसा लगता है कि ये क्रिस्टल और ये क्रिस्टल है तो डिफरेंट टाइप के दोनों, बट ये दोनों एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज। अगर इसको मिरर में देखूं तो ऐसा दिखेगा और इसको मिरर में देखूं तो ऐसा दिखेगा। यानी उन्होंने देखा कि पोटेशियम टाइट्रेट के दो टाइप के क्रिस्टल हैं और दोनों दिखने में एक दूसरे की मिरर इमेज जैसे लगते हैं, बट दोनों एक जैसे नहीं है दोनों अलग अलग। तो फिर उन्होंने क्या किया कि दोनों को सेपरेट करना स्टार्ट किया। मैग्नीफाइड लेंस लिया, फिर चिमटी से ऐसे एक को इधर रखा, फिर दूसरे को इधर, एक को इधर, दूसरे को इधर। बड़ा डिफिकल्ट काम था, काफ़ी समय लगा होगा, लेकिन उन्होंने बहुत बारीकी से एक एक क्रिस्टल को उठा कर अलग किया। दोनों टाइप के क्रिस्टल अलग कर लिए। देखने में लगा कि दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज जैसे हैं, बट दोनों सेम नहीं है, अलग अलग हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक टाइप का क्रिस्टल लिया और उसको जो है क्रिस्टलोग्राफ में लिया और उसके अंदर से जो है उसको जो है पोलरीमीटर के अंदर लिया और उसके अंदर से जो है पीपीएल को पास किया। पीपीएल को जब पास किया तो उन्होंने देखा कि वो पीपीएल को रोटेट कर देता है। फिर उन्होंने दूसरी टाइप का क्रिस्टल लिया जो उसकी मिरर इमेज जैसा लगता था, उसको उसके अंदर से पीपीएल को पास किया तो उन्होंने कहा वो भी रोटेट करता है। बट उन्होंने नोटिस किया कि दोनों के रोटेशन में अंतर है। अगर एक टाइप का क्रिस्टल पीपीएल को क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो दूसरा फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। तो उन्होंने अपने लिटरेचर में लिखा कि भाई दुनिया में इस तरह के भी क्रिस्टल्स होते हैं जो होते तो एक ही कंपाउंड के हैं, बट दोनों डिफरेंट होते हैं। और डिफरेंट उनके अंदर ये होता है कि दोनों दिखने में एक दूसरे की मिरर इमेज जैसे लगते हैं और दोनों का पीपीएल को रोटेट करने का डायरेक्शन जो है अलग अलग होता है। यहीं से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की उत्पत्ति होती है और यहीं से कंसेप्ट आता है कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड भी होते हैं जो दो टाइप के होंगे, एक क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा। उसके बाद तो फिर फिशर आ गए, बहुत सारे साइंटिस्ट आ गए जिन्होंने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में बहुत सारा काम किया है। लेकिन हमें इतना थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है। अब दरअसल हम ये देखना चाहते हैं कि क्यों कोई कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है और क्यों कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। ठीक है, किसी कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी को चेक करने के लिए हमें कुछ सिमेट्रिकल एलिमेंट की ज़रूरत होगी और उनके बारे में जानना बेहद ज़रूरी होगा। ठीक है, तो हम अभी सिमेट्रिकल एलिमेंट या सममिति के तत्वों के बारे में पढ़ेंगे कि सममिति के तत्व होते क्या हैं। ठीक है, अब देखो सिमेट्रिकल एलिमेंट्स में हम लोग सबसे पहला एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि सिमेट्रिकल एलिमेंट जो होते हैं टोटल 23 टाइप के होते हैं, 23 प्रकार के सममिति के तत्व होते हैं, बट हमें सारे देखने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ खास सिमेट्रिकल एलिमेंट देखने होंगे, उन्हीं से हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा सिमेट्रिकल एलिमेंट है प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसे हम लोग सममिति का तल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सममिति का तल। ठीक है, सममिति का तल क्या होता है भाई? सममिति का तल वो एक इमेजिनरी प्लेन होता है जिसके द्वारा किसी भी मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जाता है। ना केवल इक्वल हाफ्स होते हैं वो, बल्कि वो एक दूसरे की मिरर इमेज जैसे भी होते हैं। यानी मैं सिंपली आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे सामने कोई मॉलिक्यूल्स है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले उसके दो हिस्से करने की कोशिश करूँगा, मगर वो दो हिस्से इस तरह से होने चाहिए कि वो दोनों हिस्से एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हों। यानी उसे दो बराबर के हिस्सों में डिवाइड करना है।
तो किसी प्लेन के अलोंग तो मुझे उसको काटना पड़ेगा। जिस प्लेन के अलोंग मैं उसको काटता हूँ वो प्लेन मेरे लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, जिसे शॉर्ट में हम लोग POS भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूँ जैसे ये चौक है, ठीक है, मुझे इसके 2 बराबर के हिस्से करने हैं, तो बताओ मैं कैसे करूँगा। ठीक, अब आप कहेंगे मैं ऐसे बराबर के हिस्से कर सकता हूँ, कर सकते हो, लेकिन ऐसे करोगे तो बराबर के हिस्से नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि अभी इसका इधर वाला फेस उटपटांग तरीके से है क्योंकि घिस चुका है, और इधर वाला फेस प्लेन है। तो जब आप ऐसे हिस्से करेंगे ना तो दोनों हिस्से एग्जैक्टली सेम नहीं होंगे। हाँ, एग्जैक्टली सेम हो जाएंगे कब? जब मैं इसको क्या करूँ, थोड़ा सा ऐसे घिस दूँ और बिल्कुल प्लेन कर दूँ कि हाँ भाई अब ये बिल्कुल प्लेन हो चुके हैं। तो अब ये दोनों साइड एकदम प्लेन हो चुकी हैं। अब मैं इसको बीच में से बिल्कुल काट दूं तो इसके 2 हिस्से हो जाएंगे। तो मैं इस प्लेन से ही तो काट रहा हूँ इसको, है कि नहीं है? तो अब यही प्लेन जो है मेरे लिए क्या है, इस चौक का प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि इस प्लेन के अकॉर्डिंग इसको काटा जाए तो इसके 2 बराबर के हिस्से हो जाते हैं। अब जरूरी नहीं है कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एक ही सिमेट्री का प्लेन हो, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे मैंने इस प्लेन से काटा, 2 बराबर के हिस्से हो गए, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। मैं इसको ऐसे भी तो कट कर सकता हूँ ना, ऐसे स्लाइस कट, इसे ऐसे ही कट करूँगा तो आधा हिस्सा ऊपर आ जाएगा और आधा कहाँ आ जाएगा, नीचे, तो भी इसके 2 बराबर के हिस्से होंगे। तो ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो किसी मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। कुछ स्ट्रक्चर, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे भी होंगे जिनके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, और कुछ ऐसे होंगे जिनके अंदर एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, और कुछ ऐसे होंगे जिनके अंदर एक से ज़्यादा प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे। जैसे ये है, इसके अंदर 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री मुझे दिख रहे हैं। अभी ये यहाँ से काटूँ तो 2 बराबर के हिस्से होते हैं, ये स्लाइस कट मारूँ तो 2 बराबर के हिस्से होते हैं। तो यही प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। ठीक, अब मैं कह रहा हूँ कि प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है, एक इमेजिनरी प्लेन होगा जिसके थ्रू आप किसी मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में बाइसेक्ट करोगे, और वो इक्वल हाफ एक दूसरे के मिरर इमेज भी होंगे। जैसे इसको बहुत आसानी से समझने के लिए हम लोग अंग्रेजी का एक लेटर ए लेते हैं। ठीक है, अब मुझे ए को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करना है, तो मैं कैसे डिवाइड करूँगा इसको? तो देखो जरा, ये ए है, तो क्या मैं इसको ऐसे कट करूं, वर्टिकली ऐसे एक प्लेन यहाँ से पास करूं और ऐसे कट कर दूं? अगर मैं इसको ऐसे कट करता हूं तो डेफिनेटली इसके 2 हिस्से हो जाएंगे, और वो दोनों हिस्से मुझे ऐसे दिखाई देंगे। बोलो सही है कि नहीं है? और ये दोनों बराबर के हिस्से हैं, मतलब इक्वल हैं, ये और ये दोनों इक्वल हाफ है। और यही तो हम चाहते हैं कि किसी मॉलिक्यूल को उस प्लेन से काटो जिससे उसके 2 इक्वल हाफ हो जाए। तो ये दोनों इक्वल हैं। ठीक, दूसरा ये है कि अगर मैं इनके बीच में मिरर लगा दूं, मान लो ये मैंने मिरर लगा दिया, तो जब आप इसको मिरर में देखोगे तो वो आपको ऐसा दिखेगा, और जब आप इसको मिरर में देखोगे तो वो आपको ऐसा दिखेगा। यानी ये दोनों इक्वल होने के साथ साथ एक दूसरे की मिरर इमेज भी है। ठीक है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री हम उसी प्लेन को कहते हैं जिसके थ्रू अगर आप किसी मॉलिक्यूल को कट करते हैं तो उसके 2 बराबर के हिस्से हो जाए, और वो दोनों हिस्से दिखने में एक दूसरे की मिरर इमेज जैसे हों। ध्यान दें, लुई पास्चर ने यहीं से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का कंसेप्ट जनरेट किया था कि 2 टाइप के कंपाउंड्स होते हैं जो दिखने में एक दूसरे की मिरर इमेज जैसे लगते हैं, मगर पीपीएल के रोटेशन में अंतर होता है, डायरेक्शन में अंतर होता है। तो हम उसी कंसेप्ट में पहुंचेंगे। तो बताओ जरा, ये जो प्लेन है यही प्लेन क्या हो जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री, POS। ठीक, हम कोई और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो हम अंग्रेजी का ही लेटर B ले लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूं कि इसे 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करो, तो कैसे करोगे? देखो, मैं इसको ऐसे काटूं इस बार, तो आधा ऊपर आधा नीचे, यानी मैं यहां से एक प्लेन पास करूं और इस प्लेन के अलाउंग मैं इसके 2 हिस्से कर दूं, तो वो दोनों हिस्से आपको कैसे दिखेंगे, एक ऐसा और दूसरा ऐसा। सही है, ये दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के, है कि नहीं है? अगर मैं इनके बीच में एक मिरर लगा दूं तो आप खुद ही देखो, जब आप इसको मिरर में देखोगे तो ऐसा दिखेगा, और जब इसको मिरर में देखोगे तो ऐसा। यानी ये दोनों इक्वल तो है, इक्वल होने के साथ साथ एक दूसरे की मिरर इमेज भी है। और अगर ये एक दूसरे की मिरर इमेज है तो जिस प्लेन से इनको काटा गया है वही प्लेन एक्चुअल में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। ठीक, अब देखो, अगर आपने ऐसे वर्टिकली प्लेन लगाया है तो इसे वर्टिकल प्लेन बोल देंगे।
ऊर्ध्वाधर प्लेन। अगर आपने इसे हॉरिजेंटली प्लेन लगाया है तो इसको हॉरिजेंटल प्लेन बोल देंगे, ठीक है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब यही होता है कि एक इमेजिनरी प्लेन होगा जिसके द्वारा आप किसी मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेंगे और वो इक्वल हाफ्स एक दूसरे के क्या होंगे, मिरर इमेज जैसे होंगे। तो वही प्लेन आपका क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब हम किसी रियल मॉलिक्यूल्स के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री को देखते हैं, ठीक है। मान लो मैं आपको एक रियल मॉलिक्यूल्स बनाता हूँ और वो कुछ मैं इस तरह से बनाता हूँ। देखो मैंने ऐसे लिया, यहाँ कार्बन और यहाँ कार्बन, ठीक है। यहाँ मैंने एक हाइड्रोजन, यहाँ भी मैंने एक हाइड्रोजन और यहाँ दो हाइड्रोजन, ऐसे ऐसे ही यहाँ पर। अब मुझे बताओ क्या इसके दो इक्वल हाफ किए जा सकते हैं? कहाँ से काटूं कि इसके दो बराबर के हिस्से हो जाएं? तो आप कहेंगे डेफिनेटली मुझे यहाँ से कट कर देना चाहिए। अगर मैं इसको यहाँ से कट कर दूंगा तो आधा हिस्सा इधर और आधा हिस्सा इधर, और दोनों हाफ जो बनेंगे वो बिल्कुल सेम होंगे। यानी मुझे इसको यहाँ से कट कर देना चाहिए, सही है। जब मैं इसको यहाँ से कट करूँगा तो ये दोनों हिस्से मुझे कैसे दिखेंगे? देखो ये वाला हिस्सा कैसे दिखेगा, ये वाला हिस्सा मुझे ऐसे दिखेगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा? ये वाला हिस्सा। अच्छा ये वाला हिस्सा कैसे दिखेगा? ये वाला हिस्सा मुझे ऐसे दिखेगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा? अब गौर से देखो ये दोनों हिस्से एक दूसरे के सेम है कि नहीं है? भाई ये वाला हिस्सा ये रहा, ये वाला हिस्सा ये रहा, दोनों इक्वल हैं। और इक्वल होने के साथ साथ अगर मिरर लगा दो इनके बीच में तो आप खुद ही देखो, जब आप इसको मिरर में देखोगे तो ऐसा दिखेगा और जब इसको मिरर में देखोगे तो ऐसा दिखेगा। यानी ये इक्वल हाफ हैं, एक दूसरे की मिरर इमेज भी है। इसका मतलब जिस प्लेन से इनको काटा गया है वही प्लेन प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। क्या होता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। होता है कि नहीं होता? अब देखो ध्यान देने वाली बात ये है कि बेसिकली हम लोग 12th लेवल पर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग टेट्राहाइड्रल मॉलिक्यूल से ही डील करते हैं। तो हमें टेट्राहाइड्रल मॉलिक्यूल्स के अंदर POS देखना, प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना, लगाना आना चाहिए। अब देखो बीच बीच में मैं कई सारे वीडियो ऐसे बनाता हूँ जो बहुत ज़्यादा काम के होते हैं। जैसे मैंने एक टेट्राहाइड्रल जियोमेट्री का वीडियो बनाया हुआ है। मुझे पता है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को समझने के लिए, रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने के लिए, इवन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पढ़ने के लिए टेट्राहाइड्रल जियोमेट्री को समझना और मालूम होना जरूरी है, ठीक। तो आपको वो जो 20-30 मिनट के, जो मैं 40 मिनट के वीडियो कभी कभी बना देता हूँ, वो वीडियो फालतू नहीं है। अगर उनको आप अच्छे से देख लेते हैं तो फिर ये थ्योरी वाले पोर्शन जो है ना, ये बहुत इजीली आपके समझ में आएंगे। इसलिए मैं इंसिस्ट तो नहीं कर रहा आपको कि भाई फोर्सफुली कि आपको करना चाहिए, बट मेरे हिसाब से अगर कोई चीज़ बनाई गई है तो उसका यूज है, बिना यूज के नहीं। क्योंकि आने वाले टाइम में क्या पढ़ाना है ये मुझे मालूम है, उसके लिए क्या नीड है ये भी मुझे मालूम है। आपको तो सिर्फ पढ़ना ही तो है। लेकिन अगर जो बीच बीच के जो वीडियोस हैं छोटे छोटे, अगर उनको भी आप देखते रहें तो वो बहुत आसान कर देगा इसको। मैंने टेट्राहाइड्रल जियोमेट्री आपको बताया है, मैंने प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको बताया हुआ है एक सेपरेट लेक्चर बनाकर। तो उस प्लेन ऑफ सिमेट्री वाले लेक्चर्स को देखें ना आप लोग, उसमें मैंने काफ़ी बारीकी से काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं। टेट्राहाइड्रल जियोमेट्री को भी उसमें बताया है। और टेट्राहाइड्रल जियोमेट्री तो ये मानो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि बिना उसके आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक। तो सबसे ज़्यादा मोस्टली हम लोग डील करते हैं टेट्राहाइड्रल जियोमेट्री से। तो टेट्राहाइड्रल जो जियोमेट्री होती है उसके अंदर हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे लगाएंगे, तो जो छोटे छोटे वीडियो बनाए गए हैं ना, उनको आप लोग देखा करें, ठीक है। तो हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने वाले हैं, और प्लेन ऑफ सिमेट्री हम लोग बेसिकली टेट्राहाइड्रल जियोमेट्री के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि टेट्राहाइड्रल जियोमेट्री होती कैसे है। बहुत सिंपल है, दो बॉन्ड प्लेन में होते हैं, एक बॉन्ड जिसे मैं थोड़ा डार्क कर रहा हूँ इसे वेज बॉन्ड बोलते हैं, ये आउट ऑफ प्लेन होता है। ये क्या बोर्ड के अंदर है, देखो ये दोनों तो बोर्ड के अंदर है, ये वाला बोर्ड के अंदर नहीं, ये दरअसल बोर्ड से कहाँ आ रहा है, बाहर। एक डैश बॉन्ड होता है जो बोर्ड के पीछे की तरफ होता है कि नहीं होता। तो ये दोनों बॉन्ड तो क्या कहाँ होते हैं, प्लेन में होते हैं। तो ये तो प्लेन में है, प्लेन ऑफ बोर्ड।
बोर्ड के प्लेन में है। ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये दरअसल आउट ऑफ प्लेन है, आउट ऑफ प्लेन, यानी अगर आप इसको सामने से देख रहे हैं तो ये बॉन्ड आपकी तरफ निकल रहा होगा, यानी टूवर्ड्स व्यूअर, तुम्हारी तरफ होगा। ये जो है ना, ये बैक साइड ऑफ द बोर्ड है, यानी बोर्ड के पीछे की तरफ है, बैक साइड ऑफ प्लेन, यानी अगर आप सामने से देख रहे होंगे तो ये बोर्ड के पीछे की तरफ जा रहा होगा, मतलब आपसे दूर जा रहा होगा, अवे फ्रॉम द व्यूअर, अवे फ्रॉम द व्यूअर, ठीक है। तो प्रेक्षक की नजरों से दूर जा रहा होगा ये पीछे की तरफ, ये बाहर आ रहा है, आप सामने से देख रहे हैं तो आपकी तरफ आ रहा है, यानी प्रेक्षक की तरफ आ रहा है, और ये जो दोनों बॉन्ड है ये प्लेन के अंदर होते हैं। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कुछ इस तरह की होती है जो आप लोग जानते हैं, ठीक है। अब देखो मैं इस टेट्राहेड्रल को आपको एज्यूम करवाऊं तो आपको मैं कई बार बता चुका हूं कि ये टेट्राहेड्रल इस तरह का होता है कि नहीं होता। अब देखो ये और ये और ये तो कहाँ आ जाएंगे, प्लेन में आ जाएंगे, बुलाएंगे कि नहीं आएंगे। तो ये वाला प्लेन में है बोर्ड के में, और ये वाला प्लेन में है, बट ये कहाँ है, ये आपकी तरफ आ रहा है ना, टूवर्ड्स द व्यूअर, ठीक। और ये जो है ये वाला, ये कहाँ है, अगर प्लेन ऐसे है तो ये तो प्लेन से कहाँ आ रहा है, बाहर। प्लेन ऐसे है तो ये कहाँ जा रहा है, प्लेन से पीछे की तरफ। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को बहुत आसानी से ऐसे देखा जा सकता है कि भाई ये और ये तो आ गए प्लेन में, अगर ये प्लेन में आ गए तो एक बॉन्ड प्लेन से बाहर आएगा जिसको वेज बॉन्ड कहते हैं, ये वाला बॉन्ड। और अगर ये प्लेन में है तो एक बॉन्ड पीछे की तरफ जाएगा, प्लेन के, इस प्लेन के पीछे की तरफ ये जाएगा, इसको हम लोग डैश बॉन्ड कहते हैं कि नहीं कहते। तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है इस तरह से, बहुत आसानी से समझ सकते हैं आप लोग, सही है। ये प्लेन में, ये प्लेन से बाहर, और ये प्लेन के पीछे की तरफ, ठीक। अब इस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को हमें दो हिस्सों में कट करना होता है। कितने हिस्सों में, दो हिस्सों में। पीओएस ढूंढना है, प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना है या नहीं है। तो देखो दो हिस्सों में कट करने का मैं एक सीधा तरीका बता रहा हूँ, वैसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट मैं जो बता रहा हूँ वो तरीका याद रखना कि जो दो बॉन्ड प्लेन में आते हैं ना, उसी प्लेन से कट करें, ऐसे, ठीक है। जब आप ऐसे कट करेंगे तो ये जो है इसके तो दो हाफ बन जाएंगे, है ना भाई। ऐसे कट करोगे तो आधा इधर चला जाएगा, आधा इधर, दो इक्वल हाफ बनेंगे, ऐसे कटता जाएगा, आधा इधर और आधा इधर बनेंगे। फिर जैसे जैसे ये प्लेन से आप इसको काटते जाएंगे, इसको भी काटेंगे, इसके भी दो हाफ बनेंगे, आधा इधर और आधा इधर। तो आप इस प्लेन से काटा करें, ठीक है, और इनको और इनको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दें। सपोज ये एक पेन है तो आधा पेन इधर आ जाएगा, आधा इधर आ जाएगा। जैसे जैसे काटते जाएंगे ये वाला पेन भी आधा इधर और आधा इधर, तो इक्वल हो जाएंगे। अब डिपेंड करता है इन दोनों पर कि इन दोनों पर क्या पोजीशन है। जब आप इसको ऐसे कट करेंगे तो इधर वाले हिस्से को ये पेन मिलेगा, ऐसे कट करेंगे तो इधर वाला जो हिस्सा होगा उसको ये वाला पेन मिलेगा। ये तो कट हो ही जाएंगे ना। ऐसे कट करोगे, इधर वाले हिस्से को ये पेन मिलेगा, इधर वाले हिस्से को ये पेन मिलेगा। अगर ये दोनों सेम हुए तो इधर वाले हिस्से को जैसा पेन मिलेगा, इधर वाले हिस्से को भी वैसा ही पेन मिलेगा। इसका मतलब इक्वल हाफ हो जाएंगे, इधर वाला और इधर वाला हिस्से एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। क्यों बराबर हो जाएंगे? क्योंकि इसके तो इक्वल हाफ होंगे, क्योंकि इसको तो आप काट रहे हो आधा बीच में से, इसके भी इक्वल हाफ होंगे, तो इनकी तो टेंशन है नहीं। जो प्लेन में है उनकी टेंशन मत लो, उनके तो हमेशा ही इक्वल हाफ हो जाएंगे, क्योंकि उनको तो आप काट ही रहे हो ना बीच में से। टेंशन करो इनकी। अगर ये दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है, तो जैसे ही आप इसको हाफ करोगे, इधर वाले हिस्से को ये मिलेगा और इधर वाले हिस्से को ये मिलेगा। अगर ये डिफरेंट है तो इधर डिफरेंट जाएगा और इधर भी डिफरेंट जाएगा। और अगर ये सेम है तो जैसा पेन इधर वाले हिस्से को मिलेगा वैसा ही इधर वाले को, यानी इक्वल हाफ्स इनके होंगे कि नहीं होंगे। तो आपको क्या करना है, किसी भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को एज्यूम करना है इस तरह से। और जब आप उसको एज्यूम कर लें तो आपको देखना है कि इन बॉन्डों पर कौन कौन से ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ और यहाँ तो कोई भी ग्रुप लगा हो, मतलब मान लो x लगा है और यहाँ y लगा है, तो जब आप इस प्लेन से काटेंगे तो x के दो हिस्से हो जाएंगे, आधा x इधर और आधा x इधर, कोई टेंशन नहीं है। जब इसको काटते जाएंगे यहाँ मान लो y लगा है
तो y के भी दो हिस्से हो जाएंगे, आधा y इधर और आधा y इधर, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ देखो क्या लगा हुआ है, मान लो यहाँ a लगा है और यहाँ भी a लगा है, तो जैसे मैं काटूंगा एक a इधर और एक a इधर, तो दोनों तरफ a और a ही गया, इसका मतलब इक्वल हाफ हो गए। अगर मान लो यहाँ a है और यहाँ b है, तो जब मैं इसको काटूंगा तो इधर वाले पोर्शन को a मिलेगा और इधर वाले पोर्शन को क्या मिलेगा, b, इसका मतलब इक्वल हाफ नहीं होंगे। तो टेट्राहेड्रल को देख लें और देख करके फिर उसको ऐसे कट करने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि यहाँ सेम ग्रुप जुड़े हुए हैं तब तो इक्वल हाफ हो ही जाएंगे, ठीक है, और अगर यहाँ डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं तो इक्वल हाफ नहीं होंगे। यहाँ, यहाँ और यहाँ सेम जुड़े हों तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग जुड़े हों तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ x जुड़ा है तो भी उसके दो बराबर हिस्से होंगे, आधा x इधर आधा x इधर। यहाँ x जुड़ा है तो भी उसके दो बराबर हिस्से होंगे, आधा x इधर आधा x इधर। y जुड़ा है तो भी उसके बराबर हिस्से होंगे, आधा y इधर और आधा y इधर। तो यहाँ कुछ भी जुड़ा हो, बट आपको यहाँ देखना है सेम है या अपोजिट। अगर सेम है तो बराबर के हिस्से हो जाएंगे, अपोजिट है तो नहीं होंगे, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं। मान लो आपको जब भी इसके अंदर प्लेन लगाना हो ना, तो आप पहले एक प्लेन बना लिया करें ऐसे, ठीक है, और आपको पता है कि सेंट्रल एटम प्लेन में आएगा और उससे बनने वाले दो बॉन्ड भी प्लेन में आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे। एक बॉन्ड जो है वो इस प्लेन से बाहर निकलेगा, जिसको हम लोग वेज बॉन्ड बोलते हैं। इस तरह से उसको डार्क कर देते हैं कि भाई ये कहाँ है, ये एक्चुअल में प्लेन से कहाँ आ रहा है, बाहर आ रहा है। दूसरा इस प्लेन के पीछे की तरफ जाएगा और उसको हम लोग डैश बॉन्ड बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते, ठीक। तो आप इस तरह से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है उसमें इस तरह से प्लेन लगा लें, जैसे मैंने अभी लगाया हुआ है, यही तो ज्योमेट्री, ये प्लेन मैंने लगा दिया, ये वाला यही प्लेन है, एक बाहर आ रहा है और एक बॉन्ड पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक। अब देखो यहाँ मैंने कुछ भी जोड़ा, एक्स जोड़ा, तो जब मैं इस प्लेन से इसको काटूंगा तो ये एक्स तो कट जाएगा ना, इसलिए इसके तो हाफ हो जाएंगे, आधा इधर आधा इधर, होंगे कि नहीं होंगे, दो हिस्से हो जाएंगे जब मैं इसको काटूंगा तो, ठीक। यहाँ भी कुछ भी जुड़ा हो, एक्स जुड़ा हो, वाई जुड़ा हो, मान लो वाई जुड़ा है, तो जब मैं इस प्लेन से काटूंगा तो इस वाई के भी दो हिस्से हो जाएंगे, आधा पीछे की तरफ गिरेगा, आधा आगे की तरफ, इसके भी दो हिस्से हो जाएंगे, आधा पीछे की तरफ और आधा आगे की तरफ गिरेगा, ठीक। डिपेंड करता है यहाँ क्या जुड़ा हुआ है, ठीक। अगर यहाँ मैं कहता हूँ एक्स और एक्स जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब जैसे ही मैं इस प्लेन से इसको काटूंगा, इधर वाले हिस्से को क्या मिलेगा, एक्स। जैसे ही मैं इस प्लेन से इसको काटूंगा, पीछे वाले हिस्से को भी क्या मिलेगा, एक्स। आधा एक्स पीछे वाले हिस्से को, आधा सामने वाले को, आधा वाई पीछे वाले हिस्से को, आधा सामने वाले को, इक्वल हाफ हो रहे हैं। एक एक्स सामने वाले हिस्से को तो एक ही एक्स पीछे वाले हिस्से को, बोलो इक्वल हाफ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, बिल्कुल हो रहे हैं, हो रहे हैं। अगर मान लो इस तरह की सिचुएशन है, यहाँ सेंट्रल एटम है और यहाँ जो जुड़ा हुआ है वो x है, यहाँ जो जुड़ा हुआ है वो y है, लेकिन जो वेज बॉन्ड पर है वो मान लो a है, क्या है a, और जो डैश बॉन्ड पर है वो मान लो b है, ठीक है। तो जब मैं इसको इस प्लेन से काटूंगा तो इस x के तो दो हिस्से हो जाएंगे, आधा हाफ पीछे और आधा हाफ आगे, इसके भी दो हिस्से हो जाएंगे जैसे इस प्लेन से काटूंगा, आधा वाई आगे और आधा वाई पीछे, तो इक्वल हाफ हो रहे हैं अब तक। तो जैसे ही मैं इसको काटूंगा, सामने वाले हिस्से को क्या मिलेगा, ए, और पीछे वाले हाफ को क्या मिलेगा, बी। ये तो इक्वल पार्ट्स में नहीं डिवाइड हुआ, क्योंकि यहाँ ए है और यहाँ बी, तो जैसे इस प्लेन से काटूंगा, ए इधर गिरेगा और बी पीछे की तरफ गिरेगा, तो पिछले वाले हिस्से को मिला बी और सामने वाले हिस्से को मिला ए, यानी इसके दो सेम या इक्वल हाफ से नहीं हो रहे हैं। तो हम लोगों को समझना क्या है इसमें, हम लोगों को समझना ये है कि जब भी हमारे पास कोई टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो, कैसी ज्योमेट्री हो, टेट्राहेड्रल, तो उस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में चार बॉन्ड होंगे, कितने बॉन्ड होंगे, चार, ठीक है। अगर मान लो चारों के चारों सेम टाइप के, यहाँ भी एक्स है, एक्स है, एक्स है, एक्स है, तो इसके आसानी से इक्वल हाफ आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जब आप ऐसे प्लेन लगाएंगे इस तरह से इसके अंदर, तो आप खुद ही देखो, इस x के तो दो हिस्से होंगे बराबर के, इसके भी दो बराबर के हिस्से होंगे, सामने वाले हिस्से को x मिलेगा और पिछले वाले को भी x, तो इक्वल हाफ बनेंगे, ठीक। यानी अगर चारों ग्रुप सेम हैं तो आसानी से इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सकता है। चारों ग्रुप में से मान लो कोई भी ग्रुप डिफरेंट हो जाता है, कैसा हो जाता है, डिफरेंट। मान लो यहाँ x है और यहाँ क्या है, y,
तो भी इक्वल हाफ हो जाएंगे, क्योंकि y को तो आधा होना ही है, x को आधा होना ही है, सामने वाले हिस्से को x मिलेगा और पिछले वाले को x मिलेगा, तो भी इक्वल हाफ होंगे। मान लो दो ग्रुप डिफरेंट हो जाते हैं, तो मान लो यहाँ मैं z कर देता हूँ, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये भी हाफ होगा, ये भी हाफ होगा, इन दोनों के तो इक्वल हाफ हो ही जाएंगे। एक x सामने मिलेगा और एक x पीछे मिलेगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो अगर चारों ही डिफरेंट हो जाते हैं, यहाँ a आ गया, अब प्रॉब्लम्स हो जाएगी कि भाई इसको तो हाफ कर देंगे आप, आधा हाफ आगे और आधा हाफ पीछे वाले हिस्से को मिल जाएगा, इसके भी हाफ कर देंगे, जैसे इस प्लेन से कट करोगे आधा हाफ सामने और आधा हाफ पीछे। लेकिन ये तो पूरा का पूरा a कहाँ आएगा, सामने वाले हिस्से को, और पूरा का पूरा x किसको मिलेगा, पिछले हिस्से को, तो ये तो इक्वल नहीं हुए ना। एक हिस्से को a मिल गया और एक को क्या मिला है, x, इसका मतलब अब इक्वल हाफ्स नहीं होंगे। ठीक, तो इक्वल हाफ्स कब नहीं होंगे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में, तब नहीं होंगे जब उससे जुड़े हुए चारों ग्रुप डिफरेंट होते हो। ठीक है, अगर कोई दो ग्रुप भी सेम है ना, तो आप इक्वल हाफ कर देंगे। जैसे मैं आपको रियल एग्जांपल देता हूँ, मैं आपसे कहूँ कि आप CH4 के दो बराबर के हिस्से कर सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि बिल्कुल कर सकते हैं। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, कार्बन सेंटर पे होगा, एक H ऊपर और एक H नीचे ऐसे प्लेन में, तो जब इस प्लेन से कट करूंगा तो इस H के दो हिस्से होंगे आधे आधे, और इसके भी दो हिस्से होंगे आधे आधे। ठीक, एक बॉन्ड इससे बाहर आएगा जिसको वेज बॉन्ड कहते हैं, उस पर क्या लगा हुआ है, H, तो बाहर वाले हिस्से को H मिल जाएगा। एक बॉन्ड पीछे जाएगा जिसको डैश बॉन्ड कहते हैं, उस पर भी क्या लगा हुआ है, H, तो पीछे वाले हिस्से को भी H मिलेगा, तो सामने वाले हिस्से को भी H, पीछे वाले को भी H, दो हिस्से हो जाएंगे, इक्वल हाफ होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे काट दो, यहाँ जो H है उसके दो हिस्से, आधा इधर आधा इधर, बॉन्ड कटेगा, यहाँ जो H है उसके दो हिस्से, आधा इधर आधा इधर, कट गए ये दोनों हाइड्रोजन तो बराबर। इधर क्या लगा है, हाइड्रोजन, तो ऐसे काटोगे तो इस हिस्से को क्या मिलेगा, हाइड्रोजन, ऐसे काटोगे तो इधर भी तो हाइड्रोजन है, तो इस हिस्से को क्या मिलेगा, हाइड्रोजन, इक्वल हुआ। ठीक, मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास एक कंपाउंड है CH3Cl, क्या इसके इक्वल हाफ किए जा सकते हैं, तो आप कहेंगे कि हाँ इसके इक्वल हाफ कर सकते हैं हम लोग। वही आप लोग टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाएं ऐसे, ठीक, और यहाँ Cl लिखें, यहाँ H लिखें, यहाँ H, और जो डैश बॉन्ड होगा उस पर भी क्या होगा, H। सही है, तो ये तो Cl के दो हिस्से हो जाएंगे, H के भी हो जाएंगे, सामने वाले हिस्से को क्या मिलेगा, H, और पीछे वाले हिस्से को भी क्या मिलेगा, H, इक्वल हाफ बन जाएंगे। बनेंगे कि नहीं बनेंगे। ठीक, मैं और कोई मॉलिक्यूल्स ले लेता हूँ, सपोज दैट मैं यहाँ एक दूसरा मॉलिक्यूल्स ले लेता हूँ। मान लो मैंने कहा भाई CH2Cl2 है, इसके दो इक्वल हाफ करके बताओ, तो आप कहेंगे कि बिल्कुल कर सकते हैं। एक प्लेन बनाओ इस तरह से, कार्बन लिखो, यहाँ एक Cl और यहाँ दूसरा Cl, तो ये Cl हाफ हो जाएगा, ये हाफ, क्योंकि इसी प्लेन से तो काटोगे आप इसे, तो प्लेन में जो भी आएगा वो हाफ हाफ हो जाएगा, आधा इधर और आधा पीछे। यहाँ क्या जुड़ा है, यहाँ जुड़ा है H, तो सामने वाले हिस्से को क्या मिलेगा, H, मगर पीछे भी तो H जुड़ा है ना, तो पीछे वाले हिस्से को भी क्या मिलेगा, H, हो गए इक्वल हाफ, हो गए कि नहीं हो गए। ठीक, लेकिन मैं आपसे कहता कि मान लो इस तरह का मॉलिक्यूल है, CH है, Cl है, Br है और I है, इसके दो इक्वल हाफ करके बताओ आप। तो जब आप इसको काटने की कोशिश करोगे तो आप काटोगे कैसे, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ही तो बनाओगे। तो ये प्लेन में ले लिया आपने कार्बन, यहाँ आप कुछ भी जोड़ दें, जैसे आपने H जोड़ दिया और यहाँ आपने Cl जोड़ दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको ऐसे काटेंगे, H आधा हो जाएगा, Cl आधा हो जाएगा, लेकिन बाहर की तरफ तो Br या I में से कोई एक जुड़ा होगा, तो मान लो Br है, पीछे की तरफ क्या है, I है, तो जैसे ही इस प्लेन से कट करोगे सामने वाले हिस्से को क्या मिलेगा, Br, और पिछले हिस्से को क्या मिलेगा, I, तो क्या इक्वल हाफ होंगे, क्या नहीं होंगे। तो याद रखें कि जब भी टेट्राहेड्रल कार्बन से चार डिफरेंट ग्रुप जुड़ जाएं, H, Cl, Br, I, इस तरह से, तो फिर आप उसके दो इक्वल हाफ नहीं कर सकते। क्लियर, जिस प्लेन से आप मॉलिक्यूल्स को इक्वल हाफ में डिवाइड कर दें वो प्लेन आपके लिए POS होता है। क्या होता है, POS। जैसे इस मॉलिक्यूल्स को, ये वाला मॉलिक्यूल है, मैंने इस प्लेन से दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दिया है, इसलिए यही मेरे लिए क्या है, POS है, यानी इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि इसके मैं दो बराबर के हिस्से कर सकता हूँ। ठीक, CH4 टाइप का मॉलिक्यूल है, उसके भी मैंने दो बराबर के हिस्से कर दिए हैं, इस प्लेन से कर दिए हैं, हाफ हाफ, एक H सामने और एक H पीछे, हो गए बराबर के हिस्से। यही POS है, यही प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ठीक, ये कोई दूसरा मॉलिक्यूल है जिसका फॉर्मूला है CH3Cl,
इसके भी मैंने इक्वल हाफ कर दिए हैं, आधा Cl आधा H, एक H बाहर और एक H पीछे वाले हिस्से को इक्वल हाफ बने हैं, इसके यही क्या है POS, यानी इसमें POS है, इसमें POS है CH4 में, इवन इसमें भी POS है। लेकिन क्या इसके आप दो इक्वल हाफ कर पाए हैं? नहीं, क्योंकि सामने Br आया तो पीछे I। इसका मतलब ये प्लेन POS नहीं है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री हम उसे कहते हैं जिस प्लेन से आप मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकें। तो जब भी आपको टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना हो तो आप कुछ ना देखें, ये मॉलिक्यूल्स भी ना देखें, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये देखें कि उससे जुड़े हुए ग्रुप कैसे हैं, ठीक है। अगर उससे जुड़े हुए कोई दो ग्रुप भी सेम है ना, तो सेम ग्रुप को यहां रख दो, बाकी कुछ भी हो, एक ग्रुप इधर आएगा, एक ग्रुप इधर आएगा, क्योंकि दोनों सेम है, दो बराबर के हिस्से हो जाएंगे। लेकिन अगर चारों ही ग्रुप डिफरेंट हैं तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा इसके इक्वल हाफ कर दोगे, इसके इक्वल हाफ कर दोगे, मगर ये पूरा ग्रुप बाहर आएगा और ये पूरा ग्रुप पीछे जाएगा। तो यहाँ A है और यहाँ B है, तो इधर मिलेगा A और इधर मिलेगा B, इक्वल हाफ नहीं कर पाएंगे। क्लियर है सबके दिमाग में? तो क्या सीखा है हमने कि जब भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में कार्बन से अटैच ग्रुप चारों डिफरेंट हुए तो उस कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। अगर कोई भी दो सेम हो गए ना तो डेफिनेटली प्लेन ऑफ सिमेट्री हो। CA2B2 क्या इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा? टेट्राहेड्रल है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाओ, बना दी, ठीक है। अब क्या करें? एडवाइज ये है कि आपको जब मॉलिक्यूल को कट करना है ना तो कोशिश करो कि सेम ग्रुप यहाँ आए, वेज पर और डैश पर, ठीक है। जैसे मैंने एक ये ले लिया, एक ये ले लिया A2BD, सही है, और एक मैंने ले लिया CABDE, ठीक है। चारों के लिए मैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना रहा हूँ, इसके लिए भी बना देता हूँ, सही है। क्या सलाह दी है मैंने आपको कि सेम ग्रुप वेज और डैश पर आ जाए, अगर है तो, नहीं है तो बात अलग है। जैसे इसमें सेम है A, तो A और A को वेज डैश पर रख दो। हालांकि B सेम है, दो B है तो B और B को भी रख सकते थे, और B और B को यहाँ रख दो, ठीक है। यहाँ कौन से सेम है? A, तो यहाँ A रख दें, यहाँ A रख दें। ये अलग अलग हैं तो इनको यहाँ रख दें। यहाँ तो सब कुछ अलग है तो किसी को भी कहीं रख दो, रख दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि किसको आप इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, तो आप क्या करें? प्लेन लगाएं भैया, इस प्लेन से कट कर दें। अब बताओ, ये B तो आधा हो जाएगा, आधा इधर आधा पिछले हिस्से को, ये भी आधा हो जाएगा। सामने वाले हिस्से को ये वाला A मिलेगा जब ऐसे कट करोगे, पिछले वाले हिस्से को ये वाला A मिलेगा। चूंकि ये दोनों सेम है तो सामने वाले हिस्से को अगर A मिल रहा है तो पिछले को भी A मिलेगा। इसका मतलब इक्वल हाफ बनेंगे। इक्वल हाफ बनेंगे तो यही आपका क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री है। यहाँ देखो, प्लेन लगाएं, ऐसे प्लेन लगाओगे तो जो प्लेन में आ गया ना उसके तो दो हिस्से ऐसे कट करोगे ना, तो आधा भी इधर आ जाएगा, आधा भी पीछे चला जाएगा, तो उसके तो दो हिस्से हो ही जाएंगे, इसके भी दो हिस्से हो जाएंगे। तो इनकी तो टेंशन करनी ही नहीं है। सामने वाले हिस्से को क्या मिलेगा? ये वाला A, और पिछले वाले को भी तो A मिलेगा। ऐसे कट कर दिया, आगे A पीछे A, इक्वल हाफ बनेंगे, POS होगा। इसको देखो, प्लेन लगाओ, लगा दिया, जो प्लेन में आ गया उसके तो आधे हो ही जाना है, इसका भी हाफ हो जाना है। ये D बाहर आके गिरेगा और E पिछले हिस्से को जाएगा। ये तो डिफरेंट है ना, और अगर ये डिफरेंट है तो क्या इक्वल हाफ बनेंगे? नहीं। तो क्या ये POS होगा? नहीं होगा। तो याद रखें, जब भी कार्बन से चार डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हों उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता। मैंने कहा था ना कि कुछ मॉलिक्यूल्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है और कुछ में नहीं होता, तो इस टाइप के मॉलिक्यूल्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता, ठीक। बाकी इन सब में प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। आगे हम देखेंगे कि जिस कार्बन से, मान लो कार्बन ही है सारे के सारे, तो जिस कार्बन से चार डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए होते हैं उस कार्बन पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, और उस कार्बन को एक नाम देते हैं और वो है कायरल कार्बन। और दरअसल ये कायरल कार्बन जो होता है ये ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ये बात हम आगे देखने वाले हैं, लेकिन फिलहाल प्लेन ऑफ सिमेट्री हम लोग समझ गए हैं, ठीक। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब यही होता है कि आपको दो इक्वल हाफ में उसे डिवाइड करना है, ठीक है। जैसे मैं कोई और मॉलिक्यूल ले लेता हूँ, जैसे मान लो सपोज मैं बेंजीन ले लेता हूँ। क्या आप बेंजीन के दो इक्वल हाफ कर सकते हैं? प्लेनर मॉलिक्यूल है, कैसे भी दो इक्वल हाफ कर दें, बोलो कर सकते हैं। ऐसे काट दें, हो जाएंगे। ऐसे काट दें तो भी हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे। ऐसे काट दें तो भी इक्वल हाफ बनेंगे,
ऐसे काट दें तो भी इक्वल हाफ बनेंगे, बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो बहुत सारे प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर हो सकते हैं, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स है, इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सकता है, बट बहुत ज़्यादा नीड नहीं है, तो कम से कम टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री को तो ध्यान में ही रखें। जैसे मैं आपसे कहूँ एथीन होता है, क्या होता है एथीन, क्या एथीन के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा? तो एथीन एक प्लेनर मॉलिक्यूल होता है और उससे इस तरह से हाइड्रोजन जुड़े होते हैं ना, तो ये सब कुछ इसी प्लेन में है, ठीक। आप चाहे तो इसको ऐसे कट कर दें तो भी इक्वल हाफ बनेंगे, बनेंगे कि नहीं बनेंगे। आप चाहे तो जिस प्लेन में ये मॉलिक्यूल रखा उस प्लेन से स्लाइस कट मारें, जब आप स्लाइस कट मारेंगे तो एच इसी प्लेन से काट दें, जिस प्लेन में ये रखा हुआ है इसी प्लेन में तो रखा है, तो आप क्या करें इसी प्लेन से इसको कट कर दें, ठीक है। जब इसी प्लेन से कट करेंगे ऐसे जाएगा ये काटता हुआ, तो ये एच हाफ हो जाएगा, ये एच जो प्लेन में आएगा उसके दो हिस्से हो जाएंगे, इसके भी दो हिस्से, इसके भी दो, इसके भी दो, इसके भी दो, आधा एच इधर आधा पीछे, आधा एच इधर आधा पीछे, आधा सी इधर आधा पीछे, आधा सी इधर आधा पीछे, आधा एच इधर आधा एच पीछे, आधा एच इधर आधा पीछे, दो बराबर के हिस्से हो गए। तो स्लाइस कट मारा तो भी बराबर के हिस्से, ऐसे कट मारा तो भी बराबर के हिस्से, तो ये दोनों ही इसके लिए क्या है POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री होते हैं, ठीक है। आगे जरूरत पड़ेगी इनकी, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, ठीक। दूसरा सिमेट्री का एलिमेंट हम लोग देखने वाले हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री का केंद्र, शॉर्ट में इसे COS बोलते हैं। ये क्या होता है भाई? ये किसी मॉलिक्यूल के अंदर एक सेंटर होता है, ठीक। उस सेंटर से, मतलब कोई मॉलिक्यूल है उसके अंदर एक सेंटर है, उस सेंटर से आप सेम डिस्टेंस पर अपोजिट साइड में अगर जाएं तो आपको सेम टाइप का एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। क्या कहना चाह रहा हूँ, ये सेंटर है, इससे x डिस्टेंस पर ऊपर गए तो जैसा माहौल आपको ऊपर मिला x डिस्टेंस पर, वैसा ही अपोजिट डायरेक्शन में x डिस्टेंस पर नीचे जाने पर मिलना चाहिए। जैसा x डिस्टेंस पर ऊपर माहौल मिला है वही माहौल x डिस्टेंस पर नीचे मिलना चाहिए, हर तरफ ऐसा होना चाहिए। कैसे देखो, जैसे मैंने आपसे कहा कि मान लो ये एक स्क्वायर है, ये इसका सेंटर है, ठीक है। मैं यहाँ से चला x डिस्टेंस पर तो मुझे एक लाइन मिली, ठीक। तो अपोजिट डायरेक्शन में x चलने पर अगर ऐसी ही लाइन मुझे मिल जाए तब मैं कहूँगा कि सेंटर ऑफ सिमेट्री हो सकता है, मगर एक ही डायरेक्शन में नहीं, हर तरफ देखना पड़ेगा। इधर मान लो मैं चला, ठीक, तो मुझे ये लाइन मिली, तो उतनी ही डिस्टेंस पर नीचे जाने पर भी मुझे ऐसा ही माहौल मिलना चाहिए। अगर मैं इधर जाऊं तो कुछ डिस्टेंस पर मुझे ये पॉइंट मिला, तो अपोजिट भी उतनी ही डिस्टेंस पर ऐसा ही पॉइंट मिलना चाहिए। अगर मैं इस तरफ गया ऐसे तो मुझे ये पॉइंट मिला, तो मैं अपोजिट जब चलूं तो उतनी ही डिस्टेंस पर मुझे वही पॉइंट मिल जाए, तो फिर ये पॉइंट जो है वो सेंटर ऑफ सिमेट्री हो जाता है। समझ गए सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब? कि आपको उस सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस तक चलना है। ऊपर गए लाइन मिली, नीचे गए लाइन मिली, सेम एनवायरनमेंट है। इधर गए ऐसी लाइन मिली, अपोजिट गए तो भी ऐसी लाइन, सेम एनवायरनमेंट है। इधर गए पॉइंट मिला, अपोजिट गए तो भी ऐसा ही पॉइंट, सेम एनवायरनमेंट। इधर गए पॉइंट मिला, अपोजिट गए फिर पॉइंट मिला, ऐसा ही सेम एनवायरनमेंट। तो ये पॉइंट सेंटर ऑफ सिमेट्री हो जाता है, ठीक। जैसे मैं एक अंग्रेजी का लेटर लेता हूँ एस, ठीक है। इस पॉइंट को देखो और यहां से चलो ऊपर की तरफ चलो, ये माहौल मिल रहा है, तो इस पॉइंट से इतनी ही डिस्टेंस पर नीचे आओ तो भी तो वही माहौल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। इस पॉइंट से इस तरफ चलो, ये माहौल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो इस पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में उतनी ही डिस्टेंस पर चलो और देखो क्या ऐसा ही माहौल मिल रहा है, बिल्कुल ऐसा ही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ध्यान से देख ले, इस पॉइंट से इस तरफ चलो, इस तरह का माहौल मिल रहा है। तो इस पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में उतनी ही डिस्टेंस पर जाओ और देखो कैसा माहौल मिल रहा है, ऐसा ही माहौल मिल रहा है। तो देखो ये वो पॉइंट है जिससे आप सेम डिस्टेंस पर अपोजिट डायरेक्शन में जाते हो तो सेम एनवायरनमेंट मिलता है। इधर गए ये, तो इधर अपोजिट आए तो भी ऐसा ही एनवायरनमेंट है। ऊपर गए तो ये एनवायरनमेंट, उतनी ही डिस्टेंस पर नीचे आए तो ये एनवायरनमेंट है।
यानी इस पॉइंट के चारों ओर सेम डिस्टेंस पर सेम एनवायरमेंट है, ये सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। क्या होगा? सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। क्लियर है सबके दिमाग में? अब देखो मैं एक रियल मॉलिक्यूल्स लेता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो मैं कोई ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री वाला कंपाउंड ले लेता हूँ। अब वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब पढ़ोगे तो ये काम आएगा। हाँ, आप लोग ज़्यादातर क्या होता है कि आपको बस ये होता है कि भाई बोर्ड होना चाहिए और बोर्ड का में जो आ रहा है वो सब पढ़ लो और बस वो रट पिट के हम नंबर ले आए, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। क्योंकि जब तक आप चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, विजुलाइज नहीं करेंगे, केवल महज नंबर लाने से अगर बड़े आदमी बन रहे होते, जॉब लग रही होती ना, तो बहुत मेरिटोरियस पड़े हुए हैं। चीज़ों को अंडरस्टैंड करना सीखो, जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझो। अब मैं ये कह रहा हूँ यहाँ से कि ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में क्या होता है? सेंटर पे एक एटम होता है, मान लो यहाँ पर एक्स लगा हुआ है, ऊपर ए लगा हुआ है और नीचे ए लगा हुआ है, इधर बी है, इधर बी है, इधर डी है और इधर डी है। सही है? अब देखो मैं यहाँ से ले रहा हूँ, एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट से मैं ऊपर जा रहा हूँ कुछ डिस्टेंस पर, मुझे क्या मिल रहा है? ए। तो फिर मुझे इस पॉइंट से नीचे उतनी ही डिस्टेंस पर ए ही मिलना चाहिए, मिल रहा है, सेम एनवायरमेंट। इस पॉइंट से इधर जा रहा हूँ, कुछ डिस्टेंस पर मुझे क्या मिल रहा है? बी। तो अपोजिट उतनी ही डिस्टेंस पर मुझे क्या मिलना चाहिए? बी, सेम एनवायरमेंट। इस पॉइंट से इधर जा रहा हूँ मैं, तो कुछ डिस्टेंस पर डी मिल रहा है, तो अपोजिट में भी उसी डिस्टेंस पर मुझे डी मिलना चाहिए और मिल रहा है, सेम एनवायरमेंट, सेम एनवायरमेंट, सेम एनवायरमेंट। दैट इज COS। ये सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है। क्या होता है? सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है। ठीक। और भी जैसे रियल मॉलिक्यूल, जैसे हमने अभी एथीन लिया था, इस तरह का मॉलिक्यूल होता है एथीन, अभी अभी देखा हमने। जरा सोच कर बताएं, क्या इसके अंदर POS होता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। बिल्कुल होता है, अभी अभी हमने इसको ऐसे कट किया था, हाफ हो गए, इक्वल हाफ, POS होता है। अच्छा, इसके अंदर कोई और POS भी है क्या? ये केवल एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री है? तो अभी अभी बात की हमने कि ये प्लेनर मॉलिक्यूल है कि नहीं है? तो जिस प्लेन में ये लाई करता है, उस प्लेन के अलॉन्ग अगर आप स्लाइस कट मारें, ऐसे कट मारेंगे, तो भी इसके दो हिस्से हो जाएंगे, आधा एथीन इधर गिरेगा और आधा उधर, सेम हिस्से होंगे। तो ये इसके लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री है। खैर हम प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं देख रहे, हम तो सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात कर रहे हैं। तो जरा मुझे बताएं, क्या इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री हो सकता है? तो देखो, मैं एक इसके बीचों बीच सेंटर पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, उससे मैं इधर चलता हूँ, कार्बन आ गया, तो अपोजिट जा रहा हूँ तो भी तो उतनी डिस्टेंस पे कार्बन आएगा कि नहीं आएगा? इससे मैं इधर चलता हूँ, हाइड्रोजन आ गया, तो अपोजिट जब जाऊंगा तो उतनी ही डिस्टेंस पर फिर से हाइड्रोजन आ गया ना, इधर गए तो हाइड्रोजन और इधर आए तो हाइड्रोजन। सही है कि नहीं है? इसी पॉइंट से जब मैं इधर जाऊंगा तो मुझे हाइड्रोजन मिलेगा, तो जब मैं अपोजिट आऊंगा तो भी तो मुझे हाइड्रोजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यानी ये वो पॉइंट है जिससे आप किसी भी डायरेक्शन में जाएं, इधर इधर, आपको सेम एनवायरनमेंट मिलेगा। इधर चले जाएं चाहे इधर चले जाएं, सेम डिस्टेंस पर सेम एनवायरनमेंट मिलेगा। इधर चले जाएं चाहे इधर चले जाएं, सेम डिस्टेंस पर सेम एनवायरनमेंट मिलेगा। इसका मतलब ये COS है, ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है। ये सिमेट्री का क्या है? सेंटर होता है कि नहीं? और भी जैसे कोई एथीन के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है, ध्यान रखना। और भी जैसे मैं कोई और मॉलिक्यूल से ले लेता हूँ, सपोज दैट मैंने इस तरह का मॉलिक्यूल लिया हुआ है, इस तरह से, यहाँ मैंने कार्बन जोड़ा है, यहाँ भी कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ मैंने हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ है हाइड्रोजन। देखकर बताएं, क्या इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री हो सकता है? तो देखो, इसके सेंटर को देखो, देख लिया? चलो इधर चलो, क्या मिला? हाइड्रोजन। अपोजिट चलो, उतनी ही डिस्टेंस पे क्या मिल रहा है? हाइड्रोजन। इधर आओ, क्या मिल रहा है? कार्बन। अपोजिट जाओ, क्या मिल रहा है? कार्बन। सेम एनवायरनमेंट आ रहा है। इधर चलो, क्या मिल रहा है? हाइड्रोजन। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? तो फिर इधर आओ, उतनी ही डिस्टेंस पे फिर से हाइड्रोजन, सेम एनवायरनमेंट। इधर चलो, इस हाइड्रोजन तक पहुंचो, ये रहे, सही है, हाइड्रोजन। अपोजिट आओ, फिर से हाइड्रोजन। तो क्या ये पॉइंट सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है? बिल्कुल है। इस पॉइंट से इधर गया कार्बन तो अपोजिट गया तो भी कार्बन, इधर गया हाइड्रोजन तो फिर अपोजिट आया तो भी हाइड्रोजन। इस पॉइंट से इधर आया तो हाइड्रोजन, इधर आया उतनी ही डिस्टेंस पे तो हाइड्रोजन।
इस पॉइंट से इधर गया तो हाइड्रोजन, अपोजिट आया तो हाइड्रोजन। इसका मतलब ये पॉइंट सेंटर ऑफ सिमेट्री है। बोलो है कि नहीं है? ठीक। अब मेरा सवाल आपसे कि मैंने अभी अभी आपको टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के बारे में बताया कि नहीं बताया? और मैंने आपसे कहा कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो होती है उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता है और नहीं भी हो सकता। नहीं हो सकता कब? जब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वाला जो सेंट्रल एटम है, चाहे वो कार्बन है चाहे कोई और एटम है, उससे जुड़े हुए चारों ग्रुप अगर डिफरेंट हो गए तो आप उसे किसी भी प्लेन के थ्रू दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते, उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। लेकिन अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री से जुड़े हुए कोई भी दो ग्रुप अगर सेम है तो फिर उसके अंदर पीओएस लग जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा, उसके दो इक्वल हाफ हो जाएंगे। अब आपको सोचना है कि क्या टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा? जरा सोचो, अज्यूम करो अपने दिमाग में कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसी है। आपको एक पॉइंट लेना है बीचों बीच वाला, उससे अपोजिट डायरेक्शन में चलना है और देखना है कि क्या सेम डिस्टेंस पर सेम एनवायरनमेंट आता है या नहीं। ठीक है, सोच लिया? तो देखो जरा, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, समझे अच्छे से भाई इसको। ठीक है, जरा मुझे बताएं कि यहाँ मान लो x जुड़ा है, यहाँ x जुड़ा है, कुछ भी जोड़ दें, वो तो आप यहाँ x जोड़ दें, यहाँ x जोड़ दें। ठीक है, मुझे इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री देखना है तो मैं इस पॉइंट को ले लेता हूँ, क्योंकि सेंटर ऑफ सिमेट्री अक्सर सेंटर पर ही होगा, तो यही सेंटर है। यहाँ से मैं ऊपर चलता हूँ, ऐसे कुछ डिस्टेंस पर x आता है कि नहीं आता? तो मैं यहाँ से उतने ही डिस्टेंस पर नीचे आता हूँ, कुछ आता है क्या? हवा ही तो है, ऊपर गए तो x, नीचे क्या हवा? कुछ नहीं है। इसका मतलब यहीं से पता चल जाता है कि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। ऊपर जाने पर कुछ डिस्टेंस पर x आता है बट नीचे जाने पर कुछ नहीं आता, जबकि सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए क्या था? सेम डिस्टेंस पर अपोजिट डायरेक्शन में सेम एनवायरनमेंट होना चाहिए। ऊपर x है तो नीचे भी x आना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं है। आप यहीं से कह सकते हैं कि इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता। और आप चाहें तो मैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री से भी एज्यूम करवा सकता हूँ। देखो जरा, ये टेट्राहेड्रल है, बोलो है कि नहीं है? ठीक है, अब आप खुद देखें और महसूस करें। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, देखो ये टेट्राहेड्रल है। ठीक, अब देखो आप इधर गए, आपको x मिल गया, तो आप क्या करेंगे? इस पॉइंट से ऊपर गए तो x मिला, तो जब आप नीचे आए तो भी तो आपको x मिलना चाहिए ना? नहीं मिल रहा ना, कहाँ है? कुछ भी नहीं नीचे, तो ऊपर तो है x बट नीचे उतने ही डिस्टेंस पे x नहीं है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, इसे देखो, आप इधर आए आपको x मिल जाएगा, लेकिन जब आप इस पॉइंट से इधर जाएंगे तो आपको x मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा, जबकि x होना चाहिए सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए। अच्छा इसे देखो, इसे इस पॉइंट से आप इधर आएंगे, यहाँ x मिल गया, आपको जुड़ा होगा। लेकिन जब आप इस पॉइंट से इसके अपोजिट आएंगे, यहाँ ऐसे ही तो आएंगे, तो इस पॉइंट से इधर जाएंगे तो x मिल गया, लेकिन जब इधर आएंगे तो कुछ नहीं है, यहाँ तो यहाँ भी x होना चाहिए था। तो क्या इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री हो सकता है? नहीं हो सकता। हमेशा याद रखना, अगर आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा हो तो वहाँ भी जिक्र आता है कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता। स्प्लिटिंग वगैरह पढ़ते हैं हम लोग, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर चतुष्फल की संकुलों में विपाटन वगैरह पढ़ते हैं ना, तो वहाँ भी हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि वहाँ इसका इस्तेमाल होता है। जब कभी लेंगे उसका लेक्चर तो बात करेंगे, लेकिन अभी इतना समझ लो कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो होती है उसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता, क्योंकि ऊपर x आ रहा है लेकिन नीचे x नहीं आ रहा। इधर x आ रहा है लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शन में x नहीं आ रहा। इधर x आ रहा है लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शन में x नहीं आ रहा। इधर x आ रहा है लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शन में x नहीं आ रहा। जबकि सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो या कोई भी ज्योमेट्री हो, अपोजिट डायरेक्शन में सेम एनवायरनमेंट होना चाहिए। इसका मतलब इसके अंदर COS नहीं होता। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का बेस्ट कंसेप्ट बता रहा हूं आपको कि आपको अगर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखनी है, रटना नहीं है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है या नहीं है, तो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर दो चीजें चेक कर लेना, POS और COS। ठीक है, अगर किसी मॉलिक्यूल में POS भी नहीं है और COS भी नहीं है, मतलब POS भी एब्सेंट है और COS भी एब्सेंट है, तो वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा। डेफिनेटली ऑप्टिकली क्या होगा? एक्टिव होगा, प्रकाशिक सक्रिय होगा। और अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो उसकी फिर दो फॉर्म होंगी, एक उसकी D+ वाली और एक होगी उसकी L फॉर्म यानी माइनस वाली। ठीक है, और अगर इनमें से कोई भी एक मिल गया, दोनों मिल गए तो भी, और कोई भी एक भी मिल गया तो
तो फिर वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। यानी मैं क्या कह रहा हूँ कि एक मॉलिक्यूल है, उसके पास POS है, एक मॉलिक्यूल है, उसके पास COS है, दोनों है, क्या वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा? नहीं होगा। एक मॉलिक्यूल है जिसके पास POS है मगर COS नहीं है, क्या वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा? नहीं होगा। दोनों में से कोई भी अगर है तो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा। एक मॉलिक्यूल है जिसके पास POS नहीं है लेकिन COS है, क्या वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा? नहीं होगा। लेकिन एक मॉलिक्यूल है जिसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, यानी कोई भी सिमेट्री उसके पास नहीं है, वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्योंकि जिसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, जिसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, वो डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होता है और ऑप्टिकल एक्टिविटी डिसिमेट्रिक या असममित मॉलिक्यूल्सों का ही गुण होती है। तो हमें यही समझना होगा कि मॉलिक्यूल असममित है या सममित है, और असममित और सममित को पहचानने के लिए आपको सिमेट्रिकल एलिमेंट देखने होंगे। वैसे तो 23 सिमेट्रिकल एलिमेंट होते हैं, मगर सब मत देखना, कम से कम 2 देख लेना कि POS और COS है या नहीं है। अगर ये नहीं है तो मॉलिक्यूल डिसिमेट्रिक है, उसके अंदर सममिति नहीं है, तो फिर वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा।